अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोगों के तबसरों और आरा का बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आज जिक्र है कुछ उस शहर का जिसकी बर्बादी के मनाजिर आप लोग दिन रात टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 20 लाख आबादी वाले इस बदनसीब शहर गज़ा की कुल लंबाई 40 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 12 किलोमीटर है। ये दुनिया का वो वाहिद गुंजान आबाद शहर है जहाँ के बासियों के लिए बमों की आवाज़ों का शोर, गोलियों की साएं साएं, घरों को जलाने वाले शोलों से सुर्ख फजाएं, रहमत के नहीं धुएं के बादल, लाशों के मनाजिर और अपने प्यारों से जुदाई पर आंसुओं की बारिश इनके लिए ज़िंदगी के मामूलात में शामिल है। ये गज़ा शहर इतना बसा नहीं जितना बार बार उजड़ चुका है। छोटी मोटी गोलाबारी यूं तो मामूल की बात है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर गज़ा शहर के खिलाफ फौजी कार्रवाई तकरीबन 2014 के बाद अब हो रही है। इसराइल का ये कहना है कि हमास की जानिब से उसके शहरों पर रॉकेट्स फायर करने का कोई जवाज़ नहीं है और इसराइल अपना हक के दिफा करते हुए गज़ा के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये सरासर गलत है। इसराइल मुसलसल खामोशी से फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर, उनके घरों पर कब्ज़ा कर रहा है और वहाँ नई नई आबादियाँ और बस्तियाँ तामीर कर रहा है। मौजूदा तनाज़े की वजह भी मशरक़ी यरूशलेम से मुत्तसिल फ़लस्तीनियों की एक आबादी शेख जर्राह से फ़लस्तीनी ख़ानदानों को जबरी बेदखल करना है। As a result of claims by Israeli settler organizations, the Israeli courts have ruled that 6 Palestinian families in Sheikh Jarrah have to leave their homes this May and 7 have to leave their homes in August. The Palestinians in Sheikh Jarrah have tried to follow the legal rules and fight to keep their homes. They've submitted appeals to the Supreme Court of Israel against the forced evictions, but just going off their track record, they're probably going to reject the appeal and allow the Israeli settlers to steal the Palestinian homes. Why the skepticism? Because Israeli settlers have already stolen Palestinian homes in Sheikh Jarrah. In 2009 alone, 67 Palestinians were kicked out of their homes in Sheikh Jarrah. मगर फ़लस्तीनी ख़ानदानों की अपने घरों के लिए और अपनी ज़मीन के लिए, उनकी मज़ाहिमत को रोकने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए इस्राएली फ़ौज ने अचानक मस्जिद अक़सा पर हमला कर दिया और इसका नतीजा ये निकला कि फ़लस्तीनियों का मुसलसल खौफ में ज़िंदगी बसर करना, बेघर होना, एक गासिब रियासत के ज़ेर साया रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सख्तियाँ झेलना, घरों का लुटना, ये सब दुनिया की आंखों से ओझल हो गया और इसे एक मजहबी तनाज़े का रंग दे दिया गया कि इस्राएली फौज मस्जिद के अंदर बूटों समेत दाखिल हो गई। And this isn't just for Muslim Palestinians. Even Christian Palestinians in the West Bank don't have open access to their holy sites in the Christian quarters of Jerusalem. Israel illegally has full control over the old city and all the religious sites that are in it. तारीख गवाह है कि 15 मई 1948 को लगभग 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया या इस्राएली फ़ौज कशी ने उनको अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर किया और वो वहाँ से भागने पर मजबूर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने 5 लाख फ़लस्तीनियों को पनाह गुज़ीनों का दर्जा दे रखा है, जिनकी इस वक्त तीसरी नस्ल पनाह गुज़ी कैंपों में ज़िंदगी बसर कर रही है, जो उर्दन, ग़र्ब उर्दन, गज़ा, शाम और लेबनान में रह रहे हैं। 1993 में होने ओस्लो ओस्लो मुआहदे में जब फ़लस्तीन की रियासत का हक तस्लीम कर लिया गया तो जैसे मंजिल करीब नज़र आने लगी थी। हकीकत ये है कि दोनों फरीक यानी इसराइल और फ़लस्तीनी अमन के बदले ज़मीन के फार्मूले पर बहुत कुछ हार कर, मगर उससे कहीं ज़्यादा जीत कर, यानी एक दूसरे को उनकी रियासत का हक देकर उठे थे। मगर इस मुआहदे के बाद जहां यासिर अराफात को फ़लस्तीनियों ने तानो तशनी का निशाना बनाया, उनकी लीडरशिप को ललकारा, तो वहीं पर इसराइली वज़ीर आज़म इसहाक राबीन भी एक इंतहा पसंद दहशतगर्द
یہودی کی گولیوں کا نشانہ بن کر امن کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 2004 میں ہی یاسر عرفات کی آنکھیں اپنی آزاد ریاست کا خواب لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ فلسطینی جدوجہد کے منظرنامے سے یاسر عرفات کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کی تنظیم الفتح میں قیادت کے فقدان کے باعث تنظیم میں اعتدال پسندوں کا کنٹرول رفتہ رفتہ کم ہوتا چلا گیا۔ دوسری جانب غرب اردن میں اور غزہ میں اسرائیلی بستیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور فلسطینیوں کی مزاحمت میں حماس جیسی سخت گیر اور انتہا پسند تنظیم کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا اور یوں امن کی منزل دور ہوتی چلی گئی۔ مبصرین کے مطابق عرب حکمرانوں کی نظر میں حماس ایران کے زیر اثر ہے، اور اگر حماس اپنے پیر جمانے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ایران کے اثرات میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ یہ کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ عرب حکمران حماس اور حزب اللہ جیسی تنظیموں کی ہر حال میں پسپائی چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ دوسری جانب مسلمانوں نے اس خالصتاً انسانی المیے کو مذہبی رنگ دے دیا۔ حالانکہ اب بھی صرف UK میں غزہ پر کارروائی کے خلاف 30 مظاہرے ہو چکے ہیں، یورپ بھر میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، جبکہ کینیڈا اور آسٹریلیا میں بھی اسرائیل کے خلاف آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ گویا 20ویں صدی سے شروع ہونے والا یہ انسانی المیہ اب 21ویں صدی میں داخل ہو چکا ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اس خطے میں وسیع تر امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کی 2 جمہوری ریاستیں تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر ساتھ ساتھ رہ سکیں۔ حماس کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ ان کی اگلی نسلوں کے لیے زندگی زیادہ اہم ہے یا وہ زمین جس پر کبھی ان کے آباء و اجداد رہتے تھے۔ اور اسرائیل بے شک ایک طاقتور ملک ہے، ایک جدید فوج رکھتا ہے، مگر اسے اور اس کے حمایتیوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ فوج کشی سے تاریخ کی اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا ممکن ہی نہیں ہے جس کا ایک ایک باب خون آلود مزاحمت پر مشتمل ہے۔ تو بس دوستوں، آج کا کالم یہیں تک۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، لیکن کوشش کیجیے گا پورا کالم سننے کے بعد اس پر تبصرہ کریں۔ خدا حافظ۔